गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण के बारे में। आइए देखते हैं ध्यान से। पीछे जो है हमने अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में जाना और यह भी जाना कि उनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो उस पीछे जो है आपको अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था और फिर उनमें डिफरेंस के बारे में बताया था। उसमें आपको बताया गया था कि क्रिस्टलीय में जो है वह दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय में लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में जाना और यह भी जाना कि उनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। तथापि अधिकतर ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अधिकतर ठोस कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। जैसे देखें, उदाहरण के लिए सभी धात्विक तत्व, लोहा, तांबा, चांदी, ये सब कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और नेप्थलीन, यह भी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर ठोस पदार्थ जो हैं क्रिस्टलीय होते हैं, जिसमें धातुएं आती हैं जैसे लोहा, तांबा, चांदी आपने देखा। अधात्विक तत्व आते हैं जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन देखा। ठीक है, और इसके यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेप्थलीन, यह सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोसों को आप अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। यह विधि उद्देश्य पर निर्भर करती है कि हम यहाँ हम क्रिस्टलीय ठोसों को अंतरा आणविक बलों के प्रकृति के आधार पर अथवा आबंधों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे जो संरचनात्मक कणों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को आप विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, यह विधि उद्देश्य पर निर्भर करती है कि कैसे आप जो है इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों को अंतरा आणविक बलों के प्रकृति के आधार पर बांटा जाएगा। अंतरा आणविक बलों के प्रकृति के आधार पर अथवा उनके बंधों के आधार पर जो है, उनके बांड के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ठीक, जो संरचनात्मक कणों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, बंधों के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे जो एक दूसरे को साथ में रखते हैं। कौन कौन से बल हैं वह? पहला है आपका वान डर वाल्स बल, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और धात्विक आबंध। ठीक है, यह जो है ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले बल हैं जो एक दूसरे को साथ में रखने में मदद करते हैं। तो वान डर वाल्स बल्स, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और धात्विक आबंध। इस आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बल के आधार पर, बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, और यह कौन कौन से हैं? आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। ठीक है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, ये 4 वर्ग हैं जो क्रिस्टलीय ठोस के हैं। ठीक है, जो किस बेस पे हैं? वान डर वाल्स बल्स पे, आयनिक आबंध के बेस पे, सहसंयोजक आबंध के बेस पे और धात्विक आबंध के बेस पे हैं। ठीक है, अब हम इन वर्गों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। आणविक ठोसों के अविकर्ण अणु होते हैं। जो आणविक ठोस होते हैं वह किससे बने होते हैं? अणुओं से बने होते हैं। आणविक ठोसों के अवयवीकरण अणु होते हैं। इन्हें निम्नलिखित संवर्गों में से अधिक विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आणविक जो ठोस होते हैं उनके जो अवयवीकरण होते हैं वे अणु होते हैं, और आणविक ठोसों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आइए देखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो ध्यान दीजिए, ध्रुवीय आणविक ठोस, पहला अध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। तो पहले अध्रुवीय को देखते हैं। इनके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं, ठीक है, जैसे निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं, जैसे निम्न ताप पर
H2Cl2 और I2 द्वारा बने होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत परमाणु भी आते हैं और अणु भी आते हैं। परमाणु भी आते हैं और जो है अणु भी आते हैं, जो क्या होते हैं, जो आपस में अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। ठीक है, परमाणु रूप में कौन कौन आते हैं? ठीक है, इसके अंतर्गत जो परमाणु रूप में आते हैं वह निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम है। ठीक है, लो टेम्परेचर पर आर्गन और हीलियम है, तथा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बने अणु भी आते हैं इसके अंतर्गत, जो निम्न ताप पर H2Cl2 और I2 द्वारा बने होते हैं। इन ठोसों में परमाणु और अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि निम्न ताप पर जो आर्गन हीलियम है या फिर अणु के रूप में हाइड्रोजन क्लोरीन आयोडीन है, तो इनमें जो परमाणु और अणु होते हैं, इन ठोसों में परमाणु और अणु जो हैं वह आपस में दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वह क्या होते हैं? मुलायम होते हैं और विद्युत के अचालक होते हैं। यह निम्न गलनांकी होते हैं, इनका गलनांक जो है कम होता है और सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर और दाब पर यह द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला आपने देखा अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं से बने हों, जैसे निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणु हो सकते हैं, जैसे निम्न ताप पर H2Cl2 और I2 द्वारा बने होते हैं। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। यह निम्न गलनांकी होते हैं और समानांतर कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यह था आपका पहला अध्रुवीय आणविक ठोस। अब दूसरा है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? देखें, जैसे HCl और SO2, तो इस पे ध्रुव उत्पन्न होता है, H पे प्लस आता है, Cl पे माइनस आता है। तो यह प्लस माइनस जो आंशिक प्लस और आंशिक माइनस उत्पन्न होता है, तो इससे क्या होते हैं? ध्रुव बन जाते हैं, प्लस माइनस ध्रुव बन जाते हैं इन ठोसों में। तो HCl, SO2 आदि पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे जो अणु होते हैं वे आपस में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बने होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल, ठीक है, यह जो आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस है, उसकी तुलना में प्रबल, उसकी तुलना में अधिक, अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में अधिक अपेक्षाकृत प्रबल ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। तो इनमें जो है डाइपोल अन्योन्य क्रिया होता है, जिससे यह एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं, फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव रूप में पाए जाते हैं। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और ठोस अमोनिया ऐसे ठोसों के कुछ उदाहरण हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस हैं, इसके अंतर्गत ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और ठोस अमोनिया आते हैं। इनमें जो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है और इसमें प्रबल ध्रुवीय अन्योन्य क्रिया होती है और उसके साथ एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं, फिर भी यह कमरे के ताप पर दाब और गैस अथवा द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यह था आपका ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में, जिसका उदाहरण आपने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यह सारे पदार्थ जो हैं वे अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। इनका जो सहसंयोजक बंध होता है वह ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, उन पे आंशिक प्लस माइनस आवेश होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल ध्रुवीय अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं।
यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। ठीक है, जो अध्रुवीय आणविक ठोस आप पढ़े हैं उससे इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव हैं। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया ऐसे ठोसों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, यह था आपका आणविक ठोस का अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस। अब तीसरा देखते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के बारे में। यह तीसरा है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ध्यान से देखें, ऐसे ठोसों के अणुओं में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हैं, ऐसे ठोसों के अणुओं में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और दूसरे तरफ होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन होगा। इन परमाणुओं के बीच में क्या होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंधन ऐसे ठोसों के अणुओं जैसे H2O अर्थात बर्फ के रूप में को आबंधित करते हैं। यह विद्युत के अचालक हैं। समानतः यह कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उनको हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोसों के अणुओं में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। इनके बीच में क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। प्रबल हाइड्रोजन आबंध ऐसे ठोसों के अणुओं जैसे जल, बर्फ में को बंधित करते हैं। ठीक है, बर्फ में क्या होता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध से बना रहता है बर्फ। यह विद्युत के अचालक हैं और समांतर कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा आणविक ठोस के बारे में, जिसको 3 भागों में बांटा गया था, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब दूसरा पार्ट देखते हैं आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक ठोस क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान दें, आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। जो आयनिक ठोस हैं वो किससे बने होते हैं, उनके पार्ट क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस आयन होते हैं। आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कुलामी बलों से बंधने पर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनका निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में, 3D स्ट्रक्चर में प्रबल कुलामी बलों से बंधने पर होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं इसका, सोडियम क्लोराइड, नमक भी आप देखते हैं ठोस होता है, लेकिन वो कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। उसके जो अवयवी कण होते हैं वह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, Na+ और Cl- होते हैं। ठीक है, तो यह जो Na+ और Cl- है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि Na पे प्लस आवेश है, Cl पे माइनस आवेश है। तो दो आवेश जो होते हैं प्लस माइनस, वो आपस में प्रबल कुलाम के बल द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, और त्रिविम विन्यास में होते हैं। यह जो बल बंधे होते हैं वह तीनों अक्षों में बंधे रहते हैं। तो ऐसे ठोस जो हैं धनायनों और ऋणायनों के 3D स्ट्रक्चर में, त्रिविम विन्यास में प्रबल कुलामी, ठीक है, बलों द्वारा बंधने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जो आयनिक ठोस होते हैं वह कठोर होते हैं, लेकिन पीटने पे यह टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं, अर्थात भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वे अधिक होते हैं। चूंकि इसमें आयन गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनके आयन जो होते हैं वे गमन करने के लिए, मूवमेंट के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए यह ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, तथापि गलित अवस्था में अथवा जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत का संचालन करते हैं। तो जब आयनिक ठोस को गलित अवस्था में हो, गल गए हो, या फिर इनको जल में आप घोल देंगे तो इनके आयन जो होते हैं प्लस माइनस वो अलग हो जाते हैं और वह मूवमेंट करने लगते हैं, गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और वह विद्युत का संचालन करने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपने देखा आयनिक ठोस के बारे में।
आयनिक ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायन और ऋणायनों के त्रिविम विन्यासों के प्रबल कुलामी बलों द्वारा बदलने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक तुच्छ होते हैं। चूंकि इनमें आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः यह ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है। तथापि गलित अवस्था अथवा जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और वह विद्युत का संचालन करते हैं। यह था आपका दूसरा आयनिक ठोस। अब तीसरा है आपका धात्विक ठोस के बारे में। धात्विक ठोस क्या होता है? तो ध्यान से समझे धात्विक ठोस के बारे में। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे हैं। जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बाहरी आउटर सेल होता है, बाहरी कक्षाएं होती हैं, ठीक है, और सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, और आउटर में, ठीक है, सेल में जो होती हैं कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं कक्षाएं, उनके इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, नाभिक से बंधे होते हैं, अर्थात प्रोटॉन तो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो जो नाभिक में प्रोटॉन होता है वो नज़दीक वाली कक्षाओं को मजबूती से बांधे रखता है, लेकिन जो आउटर सेल होते हैं, जो नाभिक से दूर होते हैं, उन पर उस प्रोटॉन का बल उतना नहीं पड़ पाता है, जिससे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वह मेटल्स में, धातुओं में फ्री हो जाते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा तो धनायन उत्पन्न हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि धातुएं में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं और उनसे जुड़े हुए धनायन भी पाए जाते हैं। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे गतिशील होते हैं, मूवमेंट करने वाले होते हैं और क्रिस्टल में हर जगह जो है फैले रहते हैं, सर्वत्र विस्तारित रहते हैं, समान रूप से। ठीक है। हर जगह जो है वह रहते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक धात्विक परमाणु, जिन परमाणुओं से वह धातु बना होता है, उसमें प्रत्येक धात्विक परमाणु जो है वह गतिशील इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन हैं धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, गतिशील इलेक्ट्रॉन है, यही जो हैं धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो धातुओं में जो उच्च वैद्युतता पाई जाती है या फिर चालकता पाई जाती है, ऊष्मीय चालकता जो पाई जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वह मुक्त इलेक्ट्रॉन और गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें पाई जाती है। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर, अगर इन धातुओं में विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। ठीक है। विद्युत क्षेत्र अगर आप इस पर लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? धनायनों के नेटवर्क में सतत लगातार जो है फ्लो करने लगेंगे, कंटिन्यूअस फ्लो करने लगेंगे। जिधर धनायन होगा उधर यह इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूवमेंट करने लगेंगे। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। इसी प्रकार जब धातु के एक भाग में ऊष्मा संभरित की जाती है तो ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा सर्वत्र एक समान रूप से विस्तारित हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जब धातु के एक सिरे से, धातु के एक भाग से ऊष्मा दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो वह जो हीट एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा है, वह इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा समान रूप से हर जगह फैला दिया जाता है। ठीक है। तो जब धातु के एक भाग में ऊष्मा संभरित की जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा सर्वत्र एक समान रूप से विस्तारित हो जाता है, सभी जगह जो है समान रूप से फैल जाता है। धातुओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ स्थितियों में उनकी चमक और रंग है।
ठीक है। तो धातुओं की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, उनकी चमक और रंग है। यह भी उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। तो धातुओं में जो चमक और रंग आती है वो भी किसके कारण होती है, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातुएं अत्यधिक आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो अत्यधिक आघातवर्धनीय है, इनको पीटा जा सकता है, पीट के इनको चद्दर बनाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात ये आघातवर्धनीय है, ठीक है, ये टुकड़ों में नहीं टूटेंगी। और तन्य होती हैं, इनसे इनको ताना जा सकता है, इनसे तार बनाया जा सकता है। यह आपने देखा धात्विक ठोस के बारे में। धातुएं जो हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं, हर जगह फैले होते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं, अपना योगदान देते हैं। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करने लगते हैं। इसी प्रकार जब धातु के एक भाग में ऊष्मा संभरित की जाती है तो उसमें ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा सर्वत्र एक समान रूप से विस्तारित हो जाते हैं। धातुओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, कुछ स्थितियों में उनमें चमक और रंग होती है। ठीक है, तो धातुओं की जो दूसरी विशेषता है उसमें क्या होती है, कुछ स्थिति में उनमें चमक और रंग पाई जाती है। यह भी उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातुएं अत्यधिक आघातवर्धनीय होती हैं और तन्य होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें आपने देखा क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया था, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। जिसमें आपको पहला पढ़ाया गया आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा आयनिक ठोस के बारे में और तीसरा आपने पढ़ा धात्विक ठोस के बारे में। आइए अब देखते हैं चौथा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। तो आप देख रहे हैं जो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक है, जो धातुओं से नहीं बने हुए हैं, जो अधात्विक हैं, तो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत, ठीक है, अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। तो अधात्विक क्रिस्टल में क्या होती है, जो निकटवर्ती परमाणु होते हैं वह आपस में सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। अधात्विक क्रिस्टल ठोस में निकटवर्ती परमाणु जो होते हैं वे आपस में सहसंयोजक बंध से बने होते हैं, जिसके कारण उनमें, ठीक है, विस्तृत अनेक रूपता पाई जाती है। तो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में, पूरे क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनने के कारण होती है। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। जो सहसंयोजक बंध होते हैं वे क्या होते हैं, प्रबल होते हैं और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसलिए परमाणु अपनी स्थिति पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, जो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वह विस्तृत अनेक रूपता के रूप में होती है और संपूर्ण क्रिस्टल में जो निकटवर्ती परमाणु होते हैं वे आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, वो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और यह जो सहसंयोजक बंध होता है वो प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है और डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। परमाणु जो हैं वो अपनी स्थितियों पर क्या होते हैं, अति प्रबलता से जुड़े होते हैं। हाँ, तो आपको हमने बताया कि अधात्विक जो होते हैं, ठीक है, अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। तो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस में जो नज़दीक के परमाणु होते हैं, जो आपस में निकट होते हैं,
उनमें एक प्रबल सहसंयोजक बंध बनता है। उसी सहसंयोजक बंध बनने के कारण उनमें विस्तृत अनेक रूपता पाई जाती है। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। ठीक है। और जो सहसंयोजक बंध होते हैं वे प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसमें डायरेक्शन होता है, दिशा होता है। इसलिए परमाणु अपनी स्थिति पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ठीक है। तो सहसंयोजक बंध के कारण ही परमाणु जो हैं अपने पोजीशन पर, अपनी स्थिति पर अति प्रबलता से जुड़े रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। ठीक है। तो जो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस होते हैं वह सहसंयोजक बंध के कारण ऐसे ठोस जो होते हैं वे अति कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। ठीक है। इनका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, अत्यंत उच्च होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ठीक है। इनका गलनांक जो है वह अत्यंत उच्च होता है, लेकिन गलन से पहले भी यह टूट सकते हैं, गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है। जो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हैं यह विद्युत के संचालन नहीं करते हैं, अतः यह विद्युत रोधी होते हैं। यह विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, अतः यह विद्युत रोधी होते हैं। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। ठीक है। तो हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड जो हैं वे ऐसे ठोसों के उदाहरण हैं, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस इनको कहते हैं। और इनके परमाणु जो होते हैं वे आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं और प्रबल बंध होता है इसमें। ठीक है। इसी में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलों के इस वर्ग में आता है। ग्रेफाइट जो है, ठीक है, भी क्रिस्टलों के इसी वर्ग में आता है, यद्यपि यह मुलायम और विद्युत चालक है। ठीक है। ग्रेफाइट भी सहसंयोजक नेटवर्क ठोस में आता है, लेकिन यह मुलायम और विद्युत का चालक होता है। इसके अपवाद, ठीक है, उसके अपवादात्मक गुण उसकी विशेष संरचना के कारण होती है। ठीक है। ग्रेफाइट जो है वह इस समूह का हिस्सा है, लेकिन यह मुलायम और विद्युत चालक है। ऐसा गुण जो है ग्रेफाइट में उसके विशेष संरचना के कारण होता है। ठीक है। यह ग्रेफाइट जो है ऐसा गुण क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, विशिष्ट होती है, इसीलिए होता है। जैसे हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड में जो है वह ठोसों के विशिष्ट गुण हैं, यह काफ़ी मजबूत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हीरे और सिलिकॉन कार्बाइड में 3D स्ट्रक्चर होता है, त्रिविमीय संरचना होती है और परमाणु आपस में मजबूती से बंधे होते हैं, एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते हैं। जबकि ग्रेफाइट में 2D स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में जो होता है द्विविमीय स्ट्रक्चर होता है और इसके जो परमाणु होते हैं वे आपस में फिसल सकते हैं। ठीक है। यह एक परतीय संरचना होती है ग्रेफाइट में, ऊपर नीचे होते हैं और इसके जो है आपस में इसमें परतों का फिसलन होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत के चालक होते हैं, जबकि हीरे और सिलिकॉन कार्बाइड में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आपने ग्रेफाइट में देखा कि इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट में जो है वह कार्बन परमाणु जो है अलग अलग परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है। ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु जो है उसी परत के निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजन बंधों में होता है। तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जो हैं विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है। प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है और यह गमन के लिए मुक्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक परत का जो चौथा, प्रत्येक परमाणु का जो चौथा जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वह अलग परतों के मध्य उपस्थित रहता है और यह जो है गमन के लिए मुक्त होता है। इसी के कारण जो है ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत चालक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है और यह गमन के लिए मुक्त होता है। ठीक है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का उत्तम चालक बनाते हैं। विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं। यह ग्रेफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट में
यह परतें जो होती हैं वे एक दूसरे पे सरक सकती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में। इसमें आपने देखा कि अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसीलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं, बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। इनका गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, अतः यह विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन इसका ठीक है, इसका कौन कौन से उदाहरण है? हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलों के इस वर्ग में आता है, लेकिन यद्यपि यह मुलायम और विद्युत चालक होता है। इसके अपवादात्मक गुण उसकी विशिष्ट संरचना के कारण होती है। ठीक है, जिसके बारे में हम पिछली कक्षा में बताए थे। इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु क्या होते हैं? विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है। प्रत्येक परमाणु जो है उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है। प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है और यह गमन के लिए मुक्त होता है। प्रत्येक परमाणु का जो चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो अलग परत के मध्य उपस्थित होता है और यह गमन के लिए मुक्त होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का उत्तम चालक बनाते हैं। विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं। यह ग्रेफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका चौथा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप देखें ध्यान से, जो सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस में जो काफ़ी मजबूत होते हैं वे हीरे का होता है। तो हीरे का नेटवर्क संरचना आप देखें ध्यान से, यह त्रिविमीय स्ट्रक्चर होता है, त्रिविमीय स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण यह काफ़ी मजबूत होते हैं। जबकि ग्रेफाइट की संरचना द्विविमीय होती है और यह एक दूसरे के ऊपरी परत पे होते हैं। तो यह आप देख रहे हैं, यह एक लेयर है, उसके नीचे एक लेयर है, इसके नीचे लेयर है। ठीक है, यह ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और 3 आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसी के कारण इसमें परतीय व्यवस्था पाई जाती है। तो हीरा में आपने देखा कि इसमें 3D स्ट्रक्चर है। इसके परमाणु जो होते हैं कार्बन के बने हैं, जो आपस में काफ़ी मजबूती से जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी 154 पिकोमीटर है। ठीक है, यह 3D स्ट्रक्चर है, काफ़ी मजबूत होता है हीरा। और यह आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, जो सहसंयोजक ठोस में आता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है अलग तरीके का है। इसमें आप देख रहे हैं कि परतीय सतह पाई जाती है, जिसके बीच की दूरी 340 पिकोमीटर है और कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी 141.5 पिकोमीटर है। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर जो है एक द्विविमीय स्ट्रक्चर होती है, जबकि हीरे का त्रिविमीय स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हीरा जो है काफ़ी कठोर और मजबूत होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है उसी श्रेणी में आता है, लेकिन यह मुलायम और नर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने डिफरेंस देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम बताएंगे विभिन्न प्रकार के ठोसों के गुणों के बारे में। कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।